देखिए, अभी तक 2 राज्यों में गिनती हुई है। तमिलनाडु में 69% ओबीसी है, बिहार में 63% ओबीसी है। अब इसमें एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़, भारत के संविधान को मानने वाले सब लोग अगर आप जोड़ेंगे तो 94 to 95% पॉपुलेशन इनकी बनती है। मेरिट की बात करें, अब आ गई मेरिट की बात। ये कह रहे हैं जी 95 वाला रह जाता है, 60 वाला जो है वो लग जाता है। काबिल नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, रिटर्न में एससी, एसटी, ओबीसी का मेरिट तथा कथित ऊंची जातियों से कहीं ज्यादा है। ये तो इंटरव्यू में आप इतने नंबर रख देते हैं और उसमें से इतने ज्यादा नंबर अपने लोगों को दे देते हैं जिससे कि हमारे लोग पिछड़ जाते हैं। अगर आज आरक्षण खत्म हो जाए, आज सिलेक्शन कमेटियां सारी एबॉलिश कर दी जाएं, आज सिलेक्शन क्राइटेरिया सारे छोड़ दिए जाएं और आज अगर बहुजन समाज के सारे लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया और यूपीएससी या पीएससी की सिलेक्शन कमेटियों के मेंबर बन जाएं, मैं दावे से कह सकता हूं फ्री एंड फेयर अगर सिलेक्शन प्रोसेस चले, एक बच्चा तथा कथित ऊंची जाति का किसी पोस्ट पे नहीं जाएगा। एक उदाहरण और दे दूं, ईडब्ल्यूएस की लिस्टें उठा के देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस की लिस्ट एससी, एसटी, ओबीसी से सबसे नीचे आ रही है। ये औकात और करतूत है आपके लोगों की, फिर भी आप बात कर रहे हैं। किस मुंह से बात करते हैं आप? नहीं कर सकते आप ये बात। तो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम प्रशासन की बात करें, न्यायपालिका की बात करें तो 80% से ज़्यादा ये जो 4-5% ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इनके पास है। आज की तारीख में बात कर रहा हूँ। मीडिया 99% इनके पास है। देश के साधन संसाधन तकरीबन इनके पास हैं और चोरी डकैती का सारा पैसा लेकर बाहर विदेशों में भागने वाले 99% ये लोग हैं। देशद्रोह के डॉक्यूमेंट्स दूसरे देशों में बेचने वाले 99% यही लोग हैं। खाली बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने से या उनकी जय जयकार करने से बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कारबा रुक गया है वो कारबा मतलब पीछे जा रहा है। हमें उसको रोकना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो सपने हैं उनको साकार करना चाहिए। मैं यही उन साथियों से भी विनती करूंगा, अपने जो पर्सनली मफाद हैं, बेनिफिट्स हैं, उनसे बाहर आओ। बहुजन समाज के नेता इस वक्त 41-42 टेम्परेचर की गर्मी में एसी के नीचे सो रहे होंगे। उन लोगों को बहुजन समाज का तभी ख्याल आता है जब इलेक्शन सर पर होते हैं। लेकिन एक नेता ऐसा, एडवोकेट अशोक बसोत्रा, लगभग 29 हफ्ते आज पूरे हो चुके हैं जब से वो इस धरने प्रदर्शन को जारी किए हुए हैं। डिमांडें हैं बहुजन समाज की, परेशानियां जो बहुजन समाज को आ रही हैं, उन मुद्दों को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए एडवोकेट अशोक बसोत्रा जिस समाज के लिए लड़ रहे हैं, उस समाज को इस मुद्दे पर चर्चा करने की ज़रूरत थी या नहीं थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि 29 हफ्ते के सफ़र पे जब अशोक बसोत्रा निकले थे, उन्हें क्या लग रहा है कि ये कारवां कहाँ तक पहुँचा है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे को। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। क्या लगता है कि सर अब जो कारवां लेकर के निकले थे, कहाँ पहुँचा है वो कारवां? देखिए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मैं अपने इस धरने प्रदर्शन की मानता हूँ वो ये है कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत में बहुजन समाज में एक चेतना की लहर देखने को मिल रही है। काफ़ी दूर दूर से मुझे फ़ोन आते हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग यूटीज़ से फ़ोन आते हैं और लोग जब सारी बातचीत मेरे से पूछते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये पता चलता है कि बहुजन समाज इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में मूवमेंट कहीं मुझे मंद पड़ती दिखाई दे रही थी आज से 6-7 महीने पहले। तब मैंने ये प्रण लिया कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरा कारवां आगे ना भी बढ़ सके तो मुझे कोई ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, मगर इसे यहीं पे रोक के रखना ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी, इससे पीछे नहीं आने देना। तो बाबा साहब की कही हुई उस बात को मैंने फिर से याद किया और ये मिशन जो है मैंने फिर से रिवाइव करने की कोशिश की। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे साथी आते हैं, आज भी मेरे बड़े सारे साथी, मेरे भाई यहाँ आके मेरे साथ बैठे हैं और आज भी हम मिशन की बात यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा जो घरों में बैठे हैं, जो एसी में बैठे हैं, उनका भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं समर्थन हमें मिल रहा है। चलिए, वो यहाँ नहीं आ पा रहे, शायद इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जहाँ से भी समर्थन दे रहे हैं उनका भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल ये है कि क्या बहुजन नेताओं के लिए जो एसी के नीचे बैठ कर के भाषण देते हैं, उनके लिए खतरा तो नहीं बन रहे हैं? देखिए, मेरा मकसद उनके लिए खतरा बनना तो बिल्कुल नहीं है,
मगर हाँ, अगर वो बाबा साहब का मिशन नहीं चलाना चाहते, वो अपना स्वार्थ नहीं छोड़ना चाहते, और अगर बाबा साहब की मूवमेंट को बेचकर समाज की बात करके दोगलापन दिखा के अपने मफाद की बात करना चाहते हैं, तो हाँ, मेरा मिशन उनके खिलाफ भी है, क्योंकि मेरा मिशन बेसिकली समाज के प्रति है। समाज को जागरूक करना, खड़ा करना और फेक लीडरशिप को एक्सपोज करना, ये मेरा मकसद है। यशकाई डीके खापर्डे जी कहा करते थे, जब दलालों की संख्या अत्यंत बढ़ जाए तो समझ लो मंजिल करीब है। और मैं अब देख पा रहा हूँ कि दलालों की संख्या असंख्य हो गई है और अब मुझे लगता है मंजिल करीब आ चुकी है। बहुजन समाज के सैकड़ों मुद्दे हैं, जिनमें से 7 मुद्दे आप लेकर के बैठे, जिस पर आप चर्चा कर रहे थे। अब तो आरक्षण को लेकर के खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी हैं, इंटरव्यूज़ दिए जाने लगे हैं कि आरक्षण को या तो समाप्त किया जाए या फिर गरीबी के आधार पर सबको बांट दिया जाए। या पहले भी कहा करते हैं कि ये कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है आरक्षण। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरा ये मानना है वो अज्ञानता के शिकार हैं। उन्हें ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है। संविधान सभा में आरक्षण पे लंबी बहस हुई थी। आर्टिकल 15(4), 16(4) और 340, 41, 42 इस पे बहुत लंबी चर्चा हुई थी। उसके बाद जाके आरक्षण लागू हुआ था। और आरक्षण लागू करने के पीछे जो बेस था, जो इसका आधार था, वो ये था कि जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो एजुकेशन में पीछे रह गए, जिनको नौकरियां नहीं मिली, जिनके तरक्की के रास्ते रुक चुके हैं, वो खोलने के लिए, प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था कि कोई गरीब रह गया उसको अमीर करना है, कोई अमीर है उसको गरीब करना है। ऐसा कोई कार्यक्रम इसमें नहीं था। पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि अज्ञानता के शिकार लोग ही ये कह रहे हैं कि ये आरक्षण अब समाप्त होना चाहिए या गरीबी अमीरी के आधार पर होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात इससे जुड़ी हुई जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि आरक्षण जो है वो पिछले 70-75 साल में अभी तक पर्याप्त मात्रा में सबको मिला ही नहीं। SC ST का बैकलॉग पूरा कभी हुआ नहीं। SC ST की रिजर्वेशन प्रमोशन जो है रोक दी गई है। OBC को अभी महज 1990 के बाद ये मिलना शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर में 2% मिलता था, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, अब उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी घुसेड़ दिए। ST में भी 10% एक अलग से खड़ा कर दिया गया, उसमें भी अपर कास्ट डाल दिया गया। तो आरक्षण पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में जिनको मिलना चाहिए था, उनके मिलने से पहले ही अपर कास्ट ने उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। तथाकथित ऊंची जातियाँ इसके विरोध में खड़ी हो गई। तो मेरा ये मानना है कि ये मिसगाइड करने का एक तरीका है और एक साजिश है आरक्षण को ख़त्म करने की। वो लोग अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों के पास ज़मीनें थी, अब ज़मीनें नहीं हैं, तो उसका कसूरवार क्या दलित वर्ग है या OBC या ST वर्ग है कि उनकी ज़मीनें ख़त्म हो गई? देखिए, जब उनके पास ज़मीनें थी तो काश्तकार SC ST OBC के लोग थे, तो ये बात साबित हो जाती है कि उनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, उनसे संभलती नहीं थी। तो फारूक अब्दुल्ला के जो पिताजी हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी, 1976 में कानून लेके आए। 1973 में वो कानून बना। खरीफ 1971 की गिरदावरी के बेस पे वो बना। अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट उसको कहते हैं, उर्दू में ज़ेरे इस्लाहियत कानून कहते हैं। तो जो लैंड टिलर थे वो मालिक बने, ये बात सच है। उसमें SC ST ज़्यादा बड़े पैमाने पे मालिक बने, OBC भी बने। तो जब ज़मीनें आप खुद जोतते नहीं थे, आपसे संभलती नहीं थी, तो आपके हाथ से कुछ ज़मीनें तो तब निकल गई। दूसरा, ये बात कहते हुए मुझे बुरा तो लग रहा है, मगर सच्चाई ये है कि उसके बाद आप चेते नहीं। आपको तरक्की के रास्ते खुद अपनाने थे। बाबा साहब ने स्कूलों के दरवाजे, तरक्की के दरवाजे सिर्फ SC ST OBC के लिए नहीं खोले थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या बाकी लोग सबके लिए खोले थे। तो आपको तरक्की के रास्ते ढूंढने चाहिए थे। अगर आपको ज़्यादा ज़मीनें चाहिए थे तो उसकी तरफ बढ़ना चाहिए था। आप वहाँ भी थोड़ा कुछ मस्त रहे, क्योंकि इजी मनी आती थी आपके घरों में। तो आपने देखा कि हमारा घर बार अच्छा चल रहा है, और कुछ आपकी अपनी आदतें रहीं जिसकी वजह से आप अपनी ज़मीनें बचा नहीं पाए। अब जब आप अपनी ज़मीनों को खुद बेचोगे या संभाल नहीं पाओगे या उनका रख रखाव नहीं कर रख पाए, अब इसमें SC ST OBC बेचारे का क्या कसूर? वो कहाँ ज़बरदस्ती आपसे ज़मीन छीन रहा है? तो बताइए, कानून आपके साथ खड़ा है, कानून आपका साथ देगा। तो ये गलत धारणा है कि SC ST OBC ने छीनी। हाँ, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी का कानून था, दुनिया का बेहतरीन कानून था, इंडिया में सबसे बेस्ट कानून था। लैंड टू टिलर होना ही था। आप जोत रहे होते तो आप मलकियत रखते, आप नहीं जोत रहे थे, इनको मिल गई हैं, हमें मिल गई हैं, मगर उसके बाद भी तो आप बचा नहीं पा रहे। आज भी आपके पास जो ज़मीनें वो नहीं बच रही। मैं आपसे यही
एक सुजेशन दे सकता हूँ एक भाई होने के नाते कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और गलत रास्तों पे जाने से रोको, उन रास्तों पे जाने से रोको जिन रास्तों पे जाने से ज़मीनें बिकती हैं। तो नहीं बिकेंगी। अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, तरक्की के रास्ते आपके लिए खुले हैं, आप भी आगे बढ़ो। हम तो चाहते हैं पूरा भारत जो है आगे बढ़े, क्योंकि अगर एक भी वर्ग कमज़ोर या बीमार रह गया तो भारत कमज़ोर होगा, ये हम कभी नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि आरक्षण इसके आड़े आ रहा है, आरक्षण की वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही। ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर इस तरह की बातें ये कहेंगे तो मैं इनको एक ही जवाब देना चाहूँगा, 94 to 95% पॉपुलेशन है SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, फ्रेंच, डच, पुर्तगीज़, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी आबादी अगर अपनी पे आ गई और आपकी इस बात का जवाब देने पे आ गई तो आपको एक वोट नहीं देगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी पॉलिटिकल पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी, इनके MLA MP भी खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे बहुजन समाज के होंगे। जब राजनीतिक तौर पे हम इतने मजबूत हो जाएंगे तो प्रशासन में भी हम कब्जा करेंगे, न्यायपालिका भी हमारा कब्जा होगा, मीडिया, साधनों संसाधनों पे सब जगह हमारा कब्जा होगा। फिर आप क्या करेंगे? तो इस तरह की बातें मत करें, खुदाया अपने आप को समझाएं। SC, ST, OBC का आरक्षण आपको कुछ नहीं कह रहा, वो अपना हिस्सा भी पूरा नहीं ले पा रहे और आपको तकलीफ हो रही है। जिस दिन वो अपनी पे आ जाएंगे और इस तरह से ले लेंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत होगी। मेरा आखिरी सवाल है कि SC, ST, OBC की संख्या कितनी है? हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन देखने वाले इस चीज़ को शायद समझ लें। और उन लोगों की संख्या कितनी है जो ये कह रहे हैं कि आरक्षण आड़े आ रहा है, आरक्षण की वजह से तरक्की नहीं हो पा रही देश की। और एक चीज़ कही गई थी कि 60% वालों को नौकरी मिल जाती है, वो डॉक्टर बन जाते हैं, उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती है, और 95% वाले घर में रहते हैं, जिसकी वजह से इनके बच्चे दुखी होते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। देखिए, अभी तक 2 राज्यों में गिनती हुई है। तमिलनाडु में 69% OBC है, बिहार में 63% OBC है। अब इसमें SC, ST, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, फ्रेंच, डच, पुर्तगीज़, भारत के संविधान को मानने वाले सब लोग अगर आप जोड़ेंगे तो 94 to 95% पॉपुलेशन इनकी बनती है। बाकी स्टेटों में आप सेंसस क्यों नहीं करवा रहे? आपने क्यों नहीं मोदी जी को गलमे से पकड़ के कहा सेंसस करवाइए? अब भी आप क्यों नहीं कह रहे? अब राहुल जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम करवाएंगे, तो आप भी कहिए हाँ जी करवाइए, आपको पता चल जाएगा। तो जनसंख्या की बात तो यहाँ तक क्लियर हो जाती है कि OBC ही अकेला 60 से ऊपर है। SC, ST इसमें मिला दीजिए, माइनॉरिटी मिला दीजिए, बाकियों को मिला दीजिए तो 93, 4 या 5% पॉपुलेशन ये बनेगी। तो मेरिट की बात कह रहे हैं। अब आ गई मेरिट की बात। ये कह रहे हैं जी 95 वाला रह जाता है, 60 वाला जो है वो लग जाता है। काबिल नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ जो भी लोग ये बात कह रहे हैं, पिछले 20 साल का UPSC के सारे रिजल्ट्स को उठा के देख लीजिए। PSC के जितने भी हैं, चाहे वो J&K का है, पंजाब का, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, UP, बिहार, महाराष्ट्र, सारी स्टेटों का पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। नीट का रिजल्ट देख लीजिए, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, प्रोफेसर्स का या एकेडमिक रिजल्ट सारे देख लीजिए। रिटर्न में SC, ST, OBC का मेरिट तथा कथित ऊंची जातियों से कहीं ज़्यादा है। ये तो इंटरव्यू में आप इतने नंबर रख देते हैं और उसमें से इतने ज़्यादा नंबर अपने लोगों को दे देते हैं जिससे कि हमारे लोग पिछड़ जाते हैं। ये जैसे UPSC में 250 नंबर है इंटरव्यू का, 250 में से आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को देते हो 235, 40, 245, 249 और SC, ST, OBC को देते हो 85, 90, 95 और वो जो 150 नंबर का गैप आप बीच में रख देते हो उससे आपके बच्चे आगे निकल जाते हैं। रिटर्न में अगर आप बात करें तो आपके बच्चे हमारे बच्चों का मुकाबला कर नहीं सकते। अगर आज आरक्षण खत्म हो जाए, आज सिलेक्शन कमेटियां सारी एबॉलिश कर दी जाएं, आज सिलेक्शन क्राइटेरिया सारे छोड़ दिए जाएं और आज अगर बहुजन समाज के सारे लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया और UPSC या PSC की सिलेक्शन कमेटियों के मेंबर बन जाएं, मैं दावे से कह सकता हूं फ्री एंड फेयर अगर सिलेक्शन प्रोसेस चले, एक बच्चा तथा कथित ऊंची जाति का किसी पोस्ट पे नहीं जाएगा। कोई 95 वो आप खुद देते हो उनको, 95 वो आप देते हो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में आप हमारे बच्चों के नंबर काटते हो, उनके बढ़ाते हो। मैंने खुद ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन फेस की है, खुद कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। अपने बच्चों को आप 25 में से देते हो 23, 24, हमें कितने देते हो 5, 6, 7 जो वाइवा वगैरह होता है, और 75 में से हम 70 लेके आते हैं, आपके बच्चे 50 लेके आते हैं, हमसे आगे निकल जाते हैं। तो खुदाया ये बातें ना करें। जब कभी फेयर सिलेक्शन होगी बिना रिजर्वेशन के भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी आपसे आगे निकलेगा। एक उदाहरण और दे दूं,
ईडब्ल्यूएस की लिस्टें उठा के देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस की लिस्ट SC ST OBC से सबसे नीचे आ रही है। ये औकात और करतूत है आपके लोगों की, फिर भी आप बात कर रहे हैं। किस मुंह से बात करते हैं आप? नहीं कर सकते आप ये बात। सवर्ण जातियों को कितने प्रकार का आरक्षण दिया जा रहा है और उनकी संख्या कितनी है? आपने कहा है कि SC ST OBC की 95 या 94% संख्या है, क्योंकि अभी तक जनसंख्या जो है वो उस पर सर्वे नहीं किया गया है। तो कितने परसेंट आरक्षण 15% को दिया जा रहा है या 10% को दिया जा रहा है, और 85 या 95% को कितना मिल रहा है? जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हम प्रशासन की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, तो 80% से ज़्यादा ये जो 4-5% ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं इनके पास है। आज की तारीख में बात कर रहा हूँ, मीडिया 99% इनके पास है। देश के साधन संसाधन तकरीबन इनके पास हैं, और चोरी डकैती का सारा पैसा लेकर बाहर विदेशों में भागने वाले 99% ये लोग हैं। देशद्रोह के डॉक्यूमेंट्स दूसरे देशों में बेचने वाले 99% यही लोग हैं। आपको यहाँ से समझना होगा, आबादी इनकी कितनी है? 5 या 6% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और देश के सारे शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों पर इनका एकाधिकार है। अब 10% EWS भी ये ले गए, 80 + 10 90, 10% SC ST OBC माइनॉरिटी को जो मिल रहा था वो भी ये नहीं चाहते मिले। और अगर रिजर्वेशन सही ढंग से लागू होता तो हमारी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से हमें मिलता। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम तो कह रहे हैं कि एक सेंसस करवा लो, दूसरा जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी तय कर दो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर जनसंख्या के हिसाब से भी दे दिया जाए तो उससे भी पता चल जाएगा कि कितना किसको मिलेगा। बिल्कुल, आप सेंसस करवा लीजिए। हम तो कह रहे हैं, मोदी जी सेंसस क्यों नहीं करवा रहे? RSS सेंसस से क्यों भाग रही है? ब्राह्मणवादी मनुवादी सेंसस से क्यों भाग रहे हैं? जब सेंसस होगा तो शायद पता चले ब्राह्मण 1 या 1.25% से ज़्यादा है ही नहीं, क्षत्रिय वैश्य 2% से ज़्यादा है ही नहीं। इतना ही शायद बानिया या वैश्य होगा, तो बाकी सारे तो हम लोग हैं। सेंसस करवाएंगे तो ये आंकड़े सामने आ जाएंगे, और उसमें ये भी पता चल जाएगा कि ये 4-5-6% जो लोग हैं इनके पास एजुकेशन कितनी है, बिल्डिंगें कितनी है, पक्के मकान कितने हैं, नौकरियां कितनी हैं, ठेके कितने हैं, और जितने साधन संसाधन देश के हैं उन पे इनका कितना कब्जा है। सोशल स्टाटा तो इनका अप है, मगर इकोनॉमिक स्टाटा में ये कहाँ फॉल करते हैं और हमारे लोग कहाँ फॉल करते हैं, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो SC ST OBC माइनॉरिटी में एक उबाल आएगा, एक बवाल आएगा, और वो धराशायी कर देंगे इनको और कब्जा कर देंगे सब चीज़ों को। इसी डर से ये सेंसस नहीं करवा रहे। एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने सीधे तौर पर कहा है कि एक बार सेंसस तो करवाइए, पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है, और संख्या के हिसाब से भी अगर बांट दिया जाएगा तो इनको कितना मिलेगा वो भी पता चल जाएगा। सेंसस करवाने से डर क्यों लग रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ RD थापा हैं। थापा साहब, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम में। सभी साथियों को जय भीम। कैसे देख रहे हैं इस माहौल को? 41-42 डिग्री टेम्परेचर है। आप लोग बसोत्रा साहब की सपोर्ट में आए हुए हैं, और बड़े बड़े नेता जो हैं जो स्टेजों से भाषण देते हैं वो मुझे नहीं दिख रहे कहीं भी इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए या फिर उन मुद्दों पर बात करते हुए जिन मुद्दों पर इस वक्त बहुजन के लिए बात करनी चाहिए। आपकी बात से सहमत हूँ मैं संसार जी, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि उन लोगों को बाहर आना चाहिए, और खाली बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने से या उनकी जय जयकार करने से बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कारबा रुक गया है वो कारबा मतलब पीछे जा रहा है, हमें उसको रोकना चाहिए, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो सपने हैं उनको साकार करना चाहिए। मैं यही उन साथियों से भी विनती करूँगा, अपने जो पर्सनली मफाद हैं, बेनिफिट्स हैं, उनसे बाहर आओ। जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बसोत्रा साहब ही एक वाहिद ऐसे इंसान हैं जो मतलब लगातार संघर्षित रहे हैं। वो अपना घर बार मतलब कि छोड़ के, जहाँ कभी जब जम्मू के बाहर भी जाते रहते हैं, तो वो जो जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं वो बहुजन समाज के मुद्दे हैं। वो उनमें कोई अपना उनका बेनिफिट नहीं है और अपना बेनिफिट नहीं ले रहे। वो लगातार जैसे 29 वीक हो गया लगातार जहाँ पे बैठे हुए हैं, संघर्षित हैं। चाहे बारिशें भी आई, सर्दी भी आई, जहाँ तक हमारे जो कुछ लोग थे वो उनको उठाने के लिए भी आए कि आप अभी जब मौसम ठीक हो जाएगा तो आप उठ जाइए, लेकिन वो एक कमिटमेंट होती है अपने आप के साथ, वो कमिटमेंट करके बैठे हुए हैं
और हम उनके साथ तहे दिल के साथ उनके साथ शाना बिशाना चलने के लिए तैयार हैं। आगे जो भी रणनीति होगी हम उसमें भी बसोत्रा साहब के साथ हैं। और मेरी समाज से यही विनती है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और आके बसोत्रा साहब जी का साथ दो। ये हम सभी के मुद्दे हैं। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो हमारी पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब हमारा समाज पीछे जा रहा था, हमारे समाज को फिर से मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी, तब तुम लोग क्यों नहीं बोले। नेता आखिर होता क्या है? बहुजन समाज के किसी एक मोहल्ले में जाइए 25 से 30 नेता निकल करके आते हैं, लेकिन जब ऐसा वक्त आता है, जब बहुजनों की बात करने का समय आता है, फिर वो कहाँ चले जाते हैं? नेता की परिभाषा तो यही है कि समाज के द्वारा बनाया हुआ नेता, समाज जो चुनती है नेता, और जो समाज के लिए संघर्षित होता है और समाज के लिए ही सारे कार्य करता है। जैसे इसका उदाहरण मान्यवर कांशीराम जी हैं, जिनको हम अपने समाज का एक मतलब कि नेता मानते हैं, जिन्होंने इस समाज के लिए अपना सब कुछ निशावर कर दिया, घर परिवार भी छोड़ दिया, और इस समाज के लिए बहुजन समाज की जो पार्टी है, जो आज पूरे देश में तीसरे नंबर पर पार्टी बनाई हुई, और वो पार्टी अभी भी है। तो मतलब कि नेता उन्होंने अपना कुछ बेनिफिट नहीं सोचा। लेकिन आज जैसे आप बोल रहे हो, गली मोहल्ले में लोग नेता जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, कुछ अपने छोटे मोटे काम करने के लिए, मतलब अपना नाम चमकाने के लिए नेता तो बन जाते हैं। सेल्फ स्टाइल नेता जो मतलब सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हैं, तो समाज को के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मैं समाज को भी कहता हूँ, उनको समझना चाहिए, ऐसे नेताओं से सावधान रहिए। और जो समाज में काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उन नेताओं को साथ देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने सुना कि सेल्फ स्टाइल नेताओं की कमी नहीं है बहुजन समाज के अंदर। बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए वो कैसे काम करते हैं। जब बहुजन समाज के हकों की बात करने का समय आता है, तब वो लोग गायब हो जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं। ये कारण है कि बहुजन समाज कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है, उसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन आर.डी. थापा ने ये कहा है कि अब बहुजन समाज को ये समझना होगा कि उनका नेता कौन है, काम कौन कर रहा है, उसे पहचानना चाहिए और अपने नेता के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।